हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी जस्ट आपने हिंदी का पेपर दिया है, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्लास 10 का, और उससे आप भली बात परिचित भी हो चुके होंगे कि पेपर कैसे आता है और एग्ज़ाम में हम कैसे बैठते हैं और किस तरह की कापियाँ लिखी जाती हैं। एकदम बिल्कुल आप परिचित हो गए हैं, इसमें कोई भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और न कोई आपको पॉइंट बाई पॉइंट आपको कुछ दिशा निर्देश दिया जा सकता है। सब सारी चीज़ें आप कंफर्म हो चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं। अब इसमें कोई डर की बात नहीं है। अब आगे की जो पढ़ाई है यानी मैथ की भी पढ़ाई आपने एकदम बिल्कुल फ्लो में शुरू कर दिया होगा, क्योंकि 27 तारीख को पेपर फिक्स है, होना है। अब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ये तो श्योर है सभी सब्जेक्टों का। तो आपने पीछे जो भी एक साल में पढ़ाई किया होगा उसके आधार पे आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन आपके संभावित है। अब नया कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, हम नया कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया जाएगा जो आपके संभावित है, यानी 100% आपके एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को किया जाएगा, उन्हीं क्वेश्चनों पर बात किया जाएगा और उन्हीं क्वेश्चन को लगाएंगे। हमने भी आपके वही क्वेश्चन को रखा है, वही क्वेश्चन लिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को तैयार किया है जो आपके एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन है, ये जो आपके बिल्कुल 100% संभावित है क्वेश्चन। देखो, मैथ के तरीके नहीं बदल सकते, डिजिट भले ही बदल जाए, डिजिट चेंज हो सकता है, डिजिट बदल सकता है, लेकिन तरीके नहीं बदल सकते, नियम नहीं बदल सकता, स्टेप नहीं बदल सकते। ठीक है, स्टेप में भले ही आप कम ज़्यादा कर लो, अलग की बातें, रूल एंड रेगुलेशन चेंज नहीं हो सकता है। तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था वास्तविक संख्या। पहला लेसन हमने बताया भी था कि वो लेसन वाइज हम शुरू करेंगे, और उसमें हमने शुरू भी कर दिया था उस चीज़ों को। और उसमें हमने बताया था वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाज्य और अभाज्य क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें हमने शुरू किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी आएगी पॉइंटर, तो मैं उसको बीच में एक्सप्लेन कर दूँगा और उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव करेंगे यानी लघुत्तरी, और वही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या लिखते भी जाइए आप लोग, जिससे अभ्यास होगा। देखो, लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चीज़ों को नोट डाउन नहीं करोगे, सिर्फ देख के ही रह जाओगे, तो वो चीज़ें ना बहुत लंबे समय तक नहीं रहती हैं। लंबे क्या, 1 घंटे के लिए भी नहीं होती है। ठीक है, लंबा तो छोड़ दो, 2-4 दिन के लिए। तो लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिया संख्या 156 का। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2 गुणे 3 गुणे 13, बी है आपका 2 के पावर 2, 3 गुणे 13, सी है ऑप्शन आपका 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, और डी है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 11। ये आपका ऑप्शन है, और इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखिए, जिन्होंने लगाया इस तरह के सवाल, उसको तो पता है, कन्फर्म है कि उत्तर कौन सा है। जिनको नहीं पता है और नहीं जानते, उसको तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम लगाते हैं। देखो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने, यानी 156 का क्या पूछ रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य पहले जाने। और हमने पिछली क्लास में बताया भी आप लोगों को, अभाज्य वो होता है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 या 1 से बड़ी वैसी संख्याएं जो स्वयं से कटे या 1 से विभाजित हो। यानी जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 से विभाजित हो जाता है। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट मतलब ETC। इस तरह की संख्याएं जो अपने आप से ही विभाजित होंगी या 1 से विभाजित होगी, वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या का।
और उसी का ये गुणनखंड पूछ रहा है। तो चलिए हम 156 का गुणनखंड करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि छोटी संख्या शुरू करते हैं। तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, नहीं जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3 1 9 3, 3 3 9। क्या अब 3 से जाएगा? नहीं। 13, 13 1 9 13। अब देखिए इसका गुणनखंड क्या निकला भाई, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 के पावर 2 और 3 गुणे 13। और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया परिभाषा के हिसाब से कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे, यानी 1 से बड़ी वो सभी संख्या है जो 1 से कटे या स्वयं से कटे या विभाजित हो। तो देखिए 2 भी बोला था हमने, 3 भी बोला था, 13 भी बोला था। तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि यदि, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि 65 और 117 के 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। यम का क्या मान होगा? ऑप्शन है आपके पास दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है 4, 2, C 1 और डी है आपका 3। ये ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यानी कुल मिला के 65 और 117 के HCF इसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 65 और 117 के क्या करना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। और HCF जो आएगा वो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा और वहीं से हमारा क्या होगा? यम निकल जाएगा। तो हम निकाल लें। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं। अच्छा, इससे पहले वाली क्लासों में हमने गुणनखंड करने का तरीका भी बताया था और ये भी बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं, इसको हल करते हैं और निकालते हैं यहाँ से 65 यानी 13 5 65 यानी 5 गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 117 है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे 17 का 117 का क्या हो सकता है? 3 गुणे 3 गुणे क्या हो सकता है? 13, 3 3 के 9 और 9 में 13 में गुणा करेंगे तो 9 3 27, 2 और कितना हो जाएगा? 9 1 9 9 2 11, यानी 117 हो जाएगा। यानी यहाँ से दोनों का गुणनखंड दिख गया। और यहाँ से अगर हम HCF निकालें तो HCF का हमने ये बताया था, जितने भी संख्याएं दिया हो उसका कह रहा हो कि HCF निकालना हो तो उन संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती है वही हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 9 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, लेकिन 13 दोनों में है, इसलिए इसका जो HCF होगा यानी कि इसका 65 और 117 का, यानी 65 और 117 का जो हमारा HCF होगा वो हमारा हो जाएगा 13। अब ये 13 इस रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, चिन्ह के साथ जाएगा। चिन्ह का ध्यान रखिएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 117 और 65m टोटल करेंगे तो 130 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? 130/65 डिवाइडेड m बराबर 2, यानी ऑप्शन संख्या हमारा क्या होगा? 2। यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो बहुत आसान है, तरीका भी बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है, बस समझने की बात है। ठीक है, अगर आपने समझ लिया तो सॉल्व कर लिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, तीसरा क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक का रूप होता है। ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ए बी सी डी। ए पी है, बी P+1 है, P+1 है, सी आपका 2P है और डी आपका 2P+1 है। अब इसमें से देखना है कि हमारा विषम पूर्णांक क्या होगा, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूर्णांक की बात आई है। पूर्णांक भी हमने बताया था शायद, अगर नहीं भी बताएगा तो ध्यान से सुन लीजिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक उसे कहते हैं जो जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आती है, यानी जितनी भी जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं उसी को हम कहते हैं पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे धनात्मक की बात कहाँ है, तो यानी हम सीधे P = 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें, इसमें से देख लें, तो हमारा क्या होना चाहिए? विषम आना चाहिए। तो चलो हम इसको लेके चलते हैं। तो 2P+1, अगर हम P = 1 रखें तो 2 × 1 + 1 = 3, यानी देखो 3 आ गया, विषम संख्या आ गई। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1 = 2 दूनी 4 1 5, ये भी विषम हो गया। 3 रख के देखते हैं, 2 × 3 + 1 = 3 दूनी 6 1 7, यानी इस तरह का हम 4 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9। इस तरह की हमारी जो संख्या निकलने आ जाती है। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन संख्या होगा? ऑप्शन संख्या डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, देखिए अगला है यानी चौथा, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिएगा, सम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन दिया है ए दिया है Q-1, बी दिया है आपका Q+1, सी दिया है आपका 2Q और डी दिया है आपका 2Q+1। यानी कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, यानी देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? विषम था और ये सम है, तो सम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए जैसे Q था वैसे P है, तो ये तो पक्का है कि नहीं होगा, ये वाला श्योर है। अब यहाँ देखें, अब इसको देखें, अगर एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अगर Q का मान रखते हैं तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। इसको रखें, अगर 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला हो सकता है, इस पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक के बारे में बताया तो Q = क्या हो जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगी। धनात्मक की बात किया, सभी धनात्मक हो जाएंगे। तो 2Q की वैल्यू रखें, तो अगर Q = 1 रख दें तो 2 × 1 = 2। अगर Q का मान 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। अगर हम 3 रखें तो 3 दूनी 6। इस तरह का हमारा ये ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, और इसी को हम क्या करेंगे? आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह के सब सारे हमारे क्वेश्चन हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे, करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। कोशिश रहेगी कि आपका लगभग बहुत अच्छे अंक आ जाए, जिससे आप सफल हो जाएं। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।